लेकिन जब जहां भी बात आएगी, सब वो देखिए। रोम्स में लिखा था। ठीक है, रोम्स में लिखा था ना, ओके, कोई बात नहीं। देखिए, दो टर्म याद रखिएगा। एक तो स्क्रीनिंग, दूसरा टर्म जो होता है प्रोफाइलैक्सिस। स्क्रीनिंग किस लिए की जाती है इन जनरल? किसी भी पर्सन में टू रूल आउट एनी डिजीज कंडीशन, यानी हम इन जनरल कहें तो जैसे हमने वहां पढ़ा था ना, जब आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ डिजीज हम पढ़ रहे थे, तो वहां पे हम क्या कह रहे थे कि जो अनडायग्नोज्ड केसेस है, इन अपेरेंट केसेस हैं या सब क्लिनिकल केसेस हैं, उनको डायग्नोज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, टू रूल आउट एनी डिजीज कंडीशन। तो ऐसे में आप बताइए, जब जहाँ पे डायग्नोसिस आप बना रहे हैं, आप डायग्नोसिस बना रहे हैं, तो डायग्नोसिस बना के पेशेंट को या पर्सन को छोड़ तो देंगे नहीं। हमको क्या करना है, उनको फिर ट्रीट भी तो करना है। अगर हमने किसी डिजीज की डायग्नोसिस कर ली किसी पर्सन में, तो फिर हम उसको ये टैग लगा के थोड़ी नहीं छोड़ देंगे कि यहाँ ये फला डिजीज इसको हुई है। उसको ट्रीट भी तो करना है, ताकि वो और दूसरों के लिए वो खतरा ना बन सके, और किसी को वो ट्रांसमिट ना कर सके, और उसे भी कोई खतरा ना हो, उसे भी तो हमें बचाना है। तो इन जनरल अगर हम बात करें, तो स्क्रीनिंग का जो कंपोनेंट होता है, ये जो हिडन केसेस होते हैं, जो हिडन केसेस होते हैं, उनको सामने लाने के लिए, उनकी डायग्नोसिस करने के लिए की जाती है। तो जब भी अब एचआईवी का आप एग्जांपल ले लीजिए, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो एसिम्टोमेटिक होते हैं, एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन एचआईवी का पेशेंट, उसका जो विंडो पीरियड होता है 2 to 12 वीक का, उसके बाद क्या होता है कि उसके आप डायग्नोसिस बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड में फिर आपको उसका ऑर्गेनिज्म मिलने लगेंगे, उसके एंटीबॉडीज मिलने लगेगी। लेकिन अब अगर मान लीजिए एसिम्टोमेटिक एचआईवी है, तो उसके हमने बात की थी, एचआईवी जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें ये था कि ईआरएस बैटरी जो ट्रिपल टेस्ट था, तीनों, एलाइजा, रैपिड और सिंपल टेस्ट, तीनों करते हैं ताकि जो एसिम्टोमेटिक एचआईवी के पेशेंट है उनकी डायग्नोसिस हो सके। या हम अगर सस्पेक्टेड केस भी है तो उनको भी हम डायग्नोस करते हैं स्क्रीनिंग के जरिए, फिर वहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट इन्वॉल्व होता है। लाइक आपने ऑब्स्टेट्रिक्स में पढ़ा होगा ना, जेस्टेशनल डायबिटीज को, उसको लिए ना कैसे स्क्रीन करते हैं, ओरल जीटीटी देते हैं, ओरल जीटीटी देके उसको डायग्नोज करते हैं। तो इसी तरीके से स्क्रीनिंग का कंपोनेंट कहीं भी, एक चीज याद रखिए आंख बंद करके, कि स्क्रीनिंग जो है वो सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन होगा इन जनरल। ये सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी लेवल के प्रिवेंशन में हमने क्या कहा था, उसका जो मोड ऑफ इंटरवेंशन है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो जहां भी हम अर्ली डायग्नोसिस करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, वो सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन आ जाएगा। प्रोफाइलैक्सिस के माने ही होता है प्रिवेंशन के, प्रोफाइलैक्सिस के माने होता है प्रिवेंशन के। तो जहां भी हम प्रिवेंशन का लफ्ज आएगा, प्रोफाइलैक्सिस आएगी, ये प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन होगा। ये जो प्रोफाइलैक्सिस है, ये प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन होगा, और जो स्क्रीनिंग है वो सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन होगा। इसको बस एक ही लाइन में याद करके रख लीजिए। पी से प्रोफाइलैक्सिस है, पी से प्राइमरी लेवल है, एस से स्क्रीनिंग है, और एस से सेकेंडरी लेवल है। आंख बंद करके इसको सही करिए, बुक का मैंने रेफरेंस दिया था, वो पार्क में वो पूरा लिखा हुआ है, और कहीं पे भी इस तरीके से नहीं लिखा है कि स्क्रीनिंग जो है वो प्राइमरी में भी आ सकती है। सर एचआईवी वाला भी सेकेंडरी में ही आएगा? बिल्कुल आएगा। कहीं पे भी आप डायग्नोसिस अगर बना रहे, एक बार आपने डायग्नोसिस बना ली, ट्रीटमेंट करना है। हमने सेकेंडरी लेवल में मोड ऑफ इंटरवेंशन अभी मैंने बताया ना, कि अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो जब आपने डायग्नोसिस करनी है, किसी की डायग्नोसिस आप कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और डायग्नोस कर भी लिया उस डिजीज को आपने, तो फिर वो तो सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन हो जाएगा, क्योंकि अब हमें उसको ट्रीट भी करना है। और हमने ये भी बताया था कि जो गवर्नमेंट के जितने भी नेशनल लेवल के हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, वो इसी सेकेंडरी सर लेवल पे ऑपरेट कर। जी। सर स्क्रीन नहीं दिख रही जी। स्क्रीन नहीं दिख रही है? दिख रही है। दिख रही है ना? थोड़ा सा एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर लीजिए, हो सकता है नेटवर्क इशू आपके यहाँ। चलिए ठीक है, अब जो एक बचा था हमारा एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज का, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, आरसीटी जिसको बोलते हैं इन जनरल, और ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी। इसमें क्या थी, ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। इसका जो यूनिट ऑफ स्टडी है वो पेशेंट्स होते हैं। यूनिट ऑफ स्टडी इसके रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में पेशेंट्स होते हैं। और रैंडमाइजेशन किया क्यों जाता है ना, रैंडमाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके जरिए क्या, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको इस तरीके से एक दो ग्रुप बनाए जाते हैं, दोनों ग्रुप में इस तरीके से एलोकेट कर दिया जाए कि उनमें जो खसूसियत होती हैं,
जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रिजेंबल कर जाएं, एक दूसरे से मिल जाए। क्योंकि अगर एक में मान लीजिए हमने एकदम एक्सट्रीम कंडीशन का ले लिया, लाइक डिजीज ग्रुप था, एक कंट्रोल ग्रुप था। अब डिजीज ग्रुप में एक पेशेंट को हमने लिया, उसकी एज 50 ईयर्स थी, उसकी एज 50। कंट्रोल ग्रुप में आपने जब उसका कंट्रोल लिया, उसको 25 ईयर्स का ले लिया। तो अब बताइए, एज रिलेटेड चेंजेस भी तो होते हैं। तो एक एक को पकड़ के करने से अच्छा ये होता है कि ना चलो रेंडमाइजेशन कर देते हैं। आपने 100, 60, 40 इस तरीके का सैंपल साइज होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जब किया जाता है ना, तो उसमें बहुत सारे कंप्यूटर जनरेटेड टेबल है, लॉटरी मेथड है। हाँ, इस तरीके से ये कई मेथड जिसके जरिए रेंडमाइजेशन किया जाता है। उसमें क्या है, दो ग्रुप में ऐसे ही एलोकेट कर दिया जाता है, एक को कंट्रोल ग्रुप में, एक को डिजीज ग्रुप में, जिसमें हमें इंटरवेंशन करना है। कंट्रोल ग्रुप में आमतौर से रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में जो कंट्रोल ग्रुप होता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड थेरेपी देते हैं। स्टैंडर्ड थेरेपी का मतलब जो प्रूवन पहले से कोई ड्रग प्रूवन है उस डिजीज की, लाइक जैसे हम लोग यूनानी वाले हैं। अगर हमें रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करना है, कोई एक्सपेरिमेंट करना है, पीजी में सबको करना होता है, अगर क्लिनिकल में है तो खास तौर से स्टैंडर्ड कंट्रोल, मान लीजिए डिसलिपिडीमिया पे किसी का काम हो रहा था, तो स्टैंडर्ड में क्या लेगा, स्टेटिन्स लेगा, कोई सी भी, कोई एक स्टेटिन ले लेगा वो, 10 की 20 मिलीग्राम की जो भी ले, एक वो हो जाएगा स्टैंडर्ड थेरेपी। वो कंट्रोल वालों को दी जाएगी। हमें इंटरवेंशन किस में करना है, डिजीज ग्रुप में करना है। यहाँ पे हमारा जो मुरक्कब होगा, मुफरत होगा, सफूफ होगा, माजून होगा, जो भी होगा वो हम डिजीज में देंगे। लेकिन इस तरीके से इसको हम जनरेट करते हैं ना कि दोनों तरफ जो होते हैं पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ऑन एवरेज जो एज ग्रुप है और दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी हैं, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम रहे, ज़्यादा डिफर ना करें एक दूसरे से। ये रैंडमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है ये यही होता है। और रैंडमाइजेशन को हार्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल कहा जाता है। ये एक लाइन नोट करिएगा, रैंडमाइजेशन को हार्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल कहा जाता है। सबसे अच्छा रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल सबसे अच्छा। और इसमें जो प्रोसेस होती है रैंडमाइजेशन की, इसको हार्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल ये बोलते हैं। आमतौर से ये किया जाता है कैसे, रैंडम नंबर टेबल, कंप्यूटर जनरेटेड रैंडम नंबर टेबल होता है, उसके जरिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस लॉटरी मेथड भी है और दूसरे मेथड हैं, लेकिन रैंडम नंबर टेबल सबसे बेस्ट माना जाता है रैंडमाइजेशन करने के लिए। क्या क्या करता है ये, एक बार रैंडमाइजेशन आप कर रहे हैं इस ट्रायल में, तो इसका मकसद क्या हुआ। मकसद ये है कि एक तो सिलेक्शन बायस, अभी बायस पढ़ेंगे, सिलेक्शन बायस को खत्म करना है। यानी अगर मान लीजिए मैं कोई वो कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो मैं जानबूझ के कुछ इस तरीके का ना ले लूँ कि जिससे मेरी स्टडी का आउटकम जो हो वो बहुत अच्छा साबित हो जाए, इवन दो कि वो बहुत अच्छा ना रहे। उसके बावजूद भी मैं अगर अच्छा साबित कर दूंगा, तो मैं कुछ ऐसे पेशेंट्स को लेके आऊंगा जो मतलब एकदम बॉर्डर लाइन होंगे, और मैं उनमें ट्रीटमेंट दिखा के कहूंगा कि हाँ मैंने इनको क्योर कर दिया। और जितने भी डिजीज जो ओवर डिजीज वाले रहेंगे उनको मैं कंट्रोल में दे दूंगा। तो ये नहीं होता है, इसलिए सिलेक्शन बायस को खत्म करने के लिए रैंडमाइजेशन किया जाता है। दूसरी चीज, बोथ कंफाउंडिंग एंड बायसेस। कंफाउंडिंग में एक चीज याद रखिएगा, जो रैंडमाइजेशन होता है, अभी हमने कंफाउंडिंग फैक्टर्स की बात की थी, ये नोन और अननोन दोनों चीज याद रखना है। नोन प्लस अननोन दोनों तरीके के कंफाउंडिंग फैक्टर्स को ये रिमूव करता है। रैंडमाइजेशन जो है वो नोन और अननोन दोनों तरीके के कंपाउंडिंग फैक्टर्स को ये रिमूव करता है, एलिमिनेट करता है। कैसे करता है, रैंडमाइज आपने कर दिया, आपके हाथ में नहीं है कि कौन सा पेशेंट कंट्रोल में जाएगा, कौन सा जाएगा इंटरवेंशन वाले ग्रुप में। तो इस तरीके से जो उसके नोन या अननोन कंपाउंडिंग फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं ना जो पर्सन के साथ रहेंगे, कंटिन्यूअस रहेंगे, आप उसे नहीं एलिमिनेट कर सकते इस तरीके से कि हाँ डायरेक्ट कर दें। तो ऐसे किया जाता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए दोनों तरफ के ग्रुप में। लाइक एज है, जेंडर है, कोई स्मोकिंग की हैबिट है, या कोई दूसरा एडिक्शन है, हाँ, एनवायरमेंटल कंडीशंस, पुअर सैनिटेशन वाले लोग हैं, एक तरफ आपने कंट्रोल में पुअर सैनिटेशन वाले दे दिए, अपनी तरफ आपने हाइजीनिक प्लेस वाले दे दिए, तो वो भी गलत है। इस तरीके से एलोकेट करिए कि दोनों तरफ बराबर रहें। तो इस तरीके से इसको कहा जाता है नोन और अननोन कंपाउंड। अब जो नोन है आपके, एज है, जेंडर है, कोई स्मोकिंग की हैबिट है, हाँ, ये सब क्या हुआ, ये नोन है। अननोन में ये हो सकता है कि वो अपनी कोई चीज़ छुपा ले जाए, आपसे ना बताए। लाइक वो कहे साहब हाँ मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, वो एक्सरसाइज करे ही ना,
वो कहे कि मैं स्मोकिंग नहीं करता लेकिन जाके स्मोकिंग कर रहा है। वो कहे कि हाँ मैं बहुत अच्छी जगह रह रहा हूँ, आसपास बहुत सैनिटेशन जो है वो बहुत सही है, पता चला कि वो कहीं स्लम एरिया में रह रहा है। तो ये सब क्या है जो हम नहीं देख पाएंगे, वो अननोन कंफाउंडिंग फैक्टर्स है जो हमें नहीं दिख रहा है। तो इन दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रैंडमाइजेशन किया जाता है, इसलिए कहा जाता है रैंडमाइजेशन इज द हार्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। और रैंडमाइजेशन से आप नोन और अननोन दोनों तरीके के कंफाउंडिंग फैक्टर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी बराबर को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो एलिमिनेट हो गया वो। और बायस की बात हमने की थी, स्पेशली बायस में ये सिलेक्शन बायस को रिमूव करता है। अब कोई ड्रग है, मान लीजिए सपोज दैट क्लिनिकल ट्रायल में ही कोई ड्रग थी, हमें ड्रग लॉन्च करनी थी, ट्रायल करके हमें अपनी एक ड्रग लॉन्च करनी, तो उसके कई फेजेस होते हैं। इस ड्रग के कई फेजेस होते हैं। पहले तो ब्रॉडली इसको डिवाइड किया गया प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल फेज में। प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल फेज में किसी ड्रग की बात हम कर रहे हैं, तो प्री क्लिनिकल फेज में लैब एक्सपेरिमेंट होता है, यूजुअली किस पे, एनिमल्स पे होता है। एनिमल्स पे होता है ना, लैब एक्सपेरिमेंट जो होता है वो एनिमल्स पे होता है। इल्मुल अदविया वाले चूहों पे करते हैं दवाओं का एक्सपेरिमेंट ज़्यादातर। वो लैब एक्सपेरिमेंट में प्री टेस्टिंग की जाती है कि हाँ इसका कुछ असर है इस डिजीज में या नहीं। पहले क्या करते हैं एनिमल्स में, उस डिजीज को काज कराया जाता है किसी तरीके से, फिर उसमें ड्रग दी जाती है, देखा जाता है कि वो क्योर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो लैब एक्सपेरिमेंट्स यानी एनिमल्स पे हो रही है। क्लिनिकल फेज जब स्टार्ट होता है तो पहला फेज जो होता है वो फेज जीरो का कहा जाता है। फेज जीरो यानी जो यहाँ पे यूनिट ऑफ स्टडी किन पर किया जाएगा पहला फेज, वो है हेल्दी ह्यूमन वॉलेंटियर्स। उनमें कोई डिजीज नहीं रहेगी, अपेरेंटली वो एकदम हेल्दी होंगे। और जो उसकी सबसे मिनिमम डोज होती है वहां से शुरू करते हैं ड्रग की माइक्रो डोजिंग। मिनिमम डोज से शुरू करते हैं फेज जीरो में हेल्दी वॉलेंटियर्स पे। अब आता है फेज वन। फेज वन में अभी सेम कंडीशन है, हेल्दी ह्यूमन वॉलेंटियर्स। अब क्या कर रहे हैं, डोज को बढ़ाते हैं, डोज को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ये देखने के लिए कि कितने डोज तक सामने वाला उसको एक्यूमुलेट कर सकता है, उसमें कोई टॉक्सिसिटी डेवलप नहीं हो सकती। यानी हम क्या देख रहे हैं, उस ड्रग की सेफ्टी और टॉक्सिसिटी प्रोफाइल को हम इवेलुएट कर रहे हैं फेज वन में हेल्दी ह्यूमन वॉलेंटियर्स पे। यानी डोज को आप बढ़ाएंगे। माइक्रो डोजिंग से शुरू की थी, कोई असर नहीं हुआ, धीरे धीरे हम डोज बढ़ा, जैसे दवाओं के दर्जात है ना, दर्जा अव्वल, दर्जा दोम, दर्जा सोम, चारुम, सिम्मी है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या किया, पहले बहुत हल्की डोज दी गई, उसके बाद डोज को हम बढ़ा, सिर्फ डोज को बढ़ा रहे हैं। उसे देखते हैं कि हाँ अप टू वाट लेवल वो जो पर्सन है वो उसको टॉलरेट कर सकता है। तो उसको कहते हैं सेफ्टी और टॉक्सिसिटी प्रोफाइल। वो किया जाती है फेज वन में। फेज टू में, अब फेज यहाँ से पेशेंट शुरू होते हैं, फेज टू से पेशेंट शुरू होते हैं। अब उस ड्रग की इफेक्टिवनेस हमें देखनी है। अब हमने पेशेंट पे एक बार हमने उसका डोज एडजस्टमेंट कर लिया, उसकी टॉक्सिसिटी प्रोफाइल पूरी देख ली, हाँ वो नॉन टॉक्सिक है, सेफ है यूज करने के लिए। अब हम पेशेंट्स पे उसको लागू करेंगे उस ड्रग को, उसकी इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए, एफिकेसी कितनी है इस ड्रग की। ठीक है, पेशेंट है, फेज टू से पेशेंट शुरू होते हैं। फेज थ्री में पेशेंट ही रहेगा यूनिट। लेकिन अब क्या करते हैं यहाँ फेज थ्री में, एक बार हमने पेशेंट्स पे देख के ये साबित कर दिया कि हाँ इसका कुछ इफेक्ट है। अब जो मार्केट में एग्जिस्टिंग ड्रग मौजूद है कोई, मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग या कोई स्टैंडर्ड ड्रग आप ले लीजिए, अभी मैंने स्टेटिन का जिक्र किया था, मान लीजिए वो मौजूद है। तो अब उससे हम कंपेयर करते हैं, और वही जो कंपेयर करते हैं वो किस में करते हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में। ठीक, यहाँ से एक चीज नोट करिएगा, जब हम किसी एग्जिस्टिंग ड्रग से हम उसका कंपेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, आरसीटी। क्या कर रहे हैं, आरसीटी, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। ये फेज थ्री में होता है। जो आरसीटी होता है इस फेज थ्री को कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ एक ऑलरेडी प्रूवन ड्रग है, उसके मुकाबले हम देख रहे हैं कि हमारी जो ड्रग जो हमने लॉन्च करने वाले हैं इसका कितना इफेक्ट आ रहा है। तो ये फेज थ्री है। फेज फोर में क्या करते हैं, ड्रग का लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट। अब जो फेज फोर होता है, यहाँ हमने इससे कंपेयर कर लिया फेज थ्री में, फेज फोर में ड्रग को हम लॉन्च कर देते हैं मार्केट में। बैच नंबर स्पेसिफिक होता है सब हर ड्रग का, उसके बाद मार्केट में लॉन्च हो गई। लॉन्च होने के बाद अब उसको देखते रहते हैं, कभी भी उसकी अगर कहीं पे भी कोई टॉक्सिसिटी डेवलप हो रही है फ्यूचर में, तो फिर उस ड्रग को हटा लिया जाता है पूरे मार्केट से। तो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट का मतलब इसको कहते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस। ये जो टर्म है लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट, इसको कहा जाता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस। और ये कंटिन्यूअस हर ड्रग के लिए ये चलता ही रहता है। अभी आपने सुना होगा रिसेंटली कुछ ड्रग्स हैं जो मार्केट से उठवा ली गई, क्यों, क्योंकि उनमें कार्सिनोजेनिक थे या कुछ और वो डिजीज काज कर रहे थे। तो ये होता है, इसको कहा जाता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट कभी भी डेवलप हो सकता है। तो
इसको ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो ये फेज 4 है ना, ये कंटिन्यूअस, ये खत्म होने वाली नहीं है। कोई भी ड्रग मार्केट में आ गई, जाहिर सी बात है जब तक वो ड्रग रहेगी सर्विलांस होता रहेगा। नई ड्रग आ गई उसी डिजीज की अगर आ गई तो उसका भी सर्विलांस कंटिन्यूअस होता रहेगा। ये सर्विलांस कभी खत्म नहीं होता है। तो ये 4 फेज थे ना। फेज 4 जो है वो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस को कहते हैं। और जो फेज 3 आपका ये आरसीटी है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, एक लाइन में है, इसको नोट करिएगा। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किस फेज को कहेंगे। जैसे यहाँ से 3-4 क्वेश्चन अब बन रहा है ना। फेज 3 क्या है? यही फेज 3 आरसीटी, यही रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल है। और नई ड्रग कब मार्केट में लॉन्च होती है? न्यू ड्रग इज लॉन्च्ड इन मार्केट आफ्टर। So phase 3. हाँ, आफ्टर फेज 3 हम लॉन्च करते हैं। लॉन्गेस्ट फेज, इसका लॉन्गेस्ट फेज क्या है ट्रायल का? 4th phase. हाँ, फेज 4। ये कंटिन्यूअस होता है, ये चलता ही रहता है। तो फेज 4 जो है वो लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द ट्रायल है। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस अभी हमने बात की, ये फेज 4 ही है। और मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज ऑफ द ड्रग, यानी इसको अगर आप अपने उसमें लेके आए ना, मीनिंग्स में, वही सेफ्टी और नॉन टॉक्सिसिटी प्रोफाइल जहाँ पे चेक हो रही है वो उसी को कहा जाता है मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज ऑफ द ड्रग। किस फेज में हम चेक कर रहे थे? 1 में. फेज 1 phase में, 1. हाँ, फेज 1। तो ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ बन भी नहीं सकता। यही है। फेज 1 में वही हम एमटीटी, मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज ऑफ किसी भी ड्रग की, उसकी हम चेक करते हैं कि कितने माइक्रोग्राम पे या कितने ग्राम तक वो सेफ है हेल्दी वॉलेंटियर्स में। तो ये हो गया। इस तरीके से इसको करते हैं। आरसीटी को यहाँ पे लेके आने का मकसद यही दिखाना था कि जो ये किसी भी ड्रग का वो होता है ना, एक्सपेरिमेंट जो लॉन्च होने से पहले, तो वहां पे एक बार रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जरूर किया जाता है। और वो फेज 3 सबसे इंपॉर्टेंट फेज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं आरसीटी। सर मुझे वो पूछना था, फेज 0 में कोई ड्रग स्टार्ट नहीं की गई है ना, मतलब कोई डोज स्टार्ट नहीं की गई। फेज 0 में माइक्रो डोजिंग का मतलब क्या है? डोज नहीं दी जा रही है, माइक्रो का मतलब होता है बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में। अब मान लीजिए जैसे, मतलब दी जा रही है बिल्कुल हाँ, माइन्यूट में दी माइन्यूट जा में दी रही जा रही है, हेल्दी वॉलेंटियर्स पे हम दे रहे हैं। मान लीजिए हमें पता है कि 500 मिलीग्राम इसकी हो सकती है, तो हम पहले क्या 50 या 10 मिलीग्राम से हम शुरू करेंगे हेल्दी वॉलेंटियर्स में। हमने देख लिया जो भी एक स्टैंडर्ड सेट किया, उसने माइक्रो डोज हमने कर दी, उसकी एकदम मिनिमम डोज जिसको हम कहते हैं वो हमने दिया, उसने टॉलरेट कर लिया, कोई बात नहीं। फेज 1 जब शुरू करते हैं तो उसमें अब हम धीरे धीरे डोज को इंक्रीज करते रहते हैं ना। 10 से हमने 20 कर दिया, 20 से 50 कर दिया, 50 से 100 कर दिया। ये देखते रहते हैं कि अप टू वाट डोज वो टॉलरेट कब तक कर रहा है। जिस डोज पे वो टॉलरेट कर रहा है मैक्सिमम डोज पे, वहीं पे हम उसकी वो एक फिक्स डोज सेट कर देते हैं कि हाँ इस डोज को अब हमें किसमें, डिजीज्ड पेशेंट, जिसमें पर्सन जिनके अंदर कोई बीमारी है, अब वहां पे हमें इस डोज को देना है। ठीक। है। ओके सर। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल एरर्स इन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। अभी जो हम लोग बार बार बाइएस पढ़ रहे थे, कंफाउंडिंग एरर्स पढ़ रहे थे, वो उसी का एक वो है कि क्या क्या एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में एरर्स हो सकती हैं, कमियां, गलतियां। तो सबसे पहले तो जो होता है वो बाइएस, सॉरी, रैंडम एरर्स, सैम्पलिंग एरर जिसको कहते हैं। जब हम सैंपल लेते हैं, किसी को मान लीजिए 30 पेशेंट्स का, 40 पेशेंट्स का, 100 का, जो हमारा सैंपल साइज होता है, उसमें जो रैंडम एरर्स होती है ड्यू टू कलेक्शन ऑफ सैंपल्स, जब हम सैंपल कलेक्ट कर रहे होते हैं उस वक्त जो गलती होती है उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर या रैंडम एरर। उसको हम क्या कहें? रैंडम एरर्स या सैम्पलिंग एरर्स उसको हम बोलते हैं। अब ये क्यों होती है? ड्यू टू चांस डाइवर्जेंस, ड्यू टू चांस लोन, मतलब जानबूझ के हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये खुद ब खुद हो जाती है। मान लीजिए कोई लोकेलिटी थी, हम वहां पे गए, हमें पता है कि ये लोकल्स हैं, ये यहाँ बरसों से रह रहे हैं। अब वहां पे पता चला कि 2-4 नए परिवार आके रह रहे थे, तो अब जो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पता चला किसी और जगह से होकर आए, तो उनके में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उस लोकल एरिया के हिसाब से वो थोड़ा सा डिफर कर जाएंगी। हमें नहीं पता था, वो हमें लगा कि ये यहीं के रहने वाले हैं, उसी गांव के। तो ऐसे में जब हम सैंपल इकट्ठा करते हैं, हमने उस 2-3 जो फैमिली थी वहां से भी सैंपलिंग कर ली, तो वो एक ऑटोमेटिक एक एरर पैदा कर देगी, क्योंकि उनकी जो कैरेक्टर थे वो अलग थे कैरेक्टर दूसरे लोगों से।
तो इसको कहा जाता है ड्यू टू चांस लोन, मत ऑटोमेटिक हो जाती है ना चाहते हुए भी। और इसको कभी भी, एक चीज याद रखिएगा, जो सैम्पलिंग एरर्स होती है कैन नॉट बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड, कभी भी खत्म नहीं कर सकते। तो भाई फिर कैसे करेंगे? अगर हम इसको कभी खत्म नहीं कर सकते तो सैम्पलिंग एरर्स को कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है? खत्म नहीं कर सकते आप इस सैम्पलिंग एरर को, हम इसको कम कर सकते हैं। और कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या? इंक्रीज द सैंपल साइज। इंक्रीज द सैंपल साइज। जो आपकी सैंपल साइज है, मान लीजिए 60 पेशेंट्स की, उसको आप 100 कर दीजिए। 100 की है 150, 200 कर दीजिए। तो जितना ज़्यादा सैंपल होगा उतनी ही कम सैंपलिंग एरर्स आती है। तो अगर ये कोई ये पूछे कि व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ रिड्यूसिंग सैम्पलिंग एरर, बेस्ट वे ऑफ रिड्यूसिंग सैम्पलिंग एरर, तो इंक्रीज द सैंपल साइज। कुछ नहीं करना है, बस सैंपल साइज को हमें बढ़ा देना है। और क्योंकि ये कभी खत्म नहीं हो सकती। नेक्स्ट आता है सिस्टमेटिक एरर्स, बायसेस। सिस्टमेटिक एरर्स का मतलब ये होता है कि जब हमने डेटा कलेक्ट किया, कंपाइल किया, इंटरप्रेट किया, एनालाइज किया, तो उसके बाद जो डेटा निकल के हमारे सामने अब आ रहा है फाइनल आउटकम, उस पूरे प्रोसेस में फाइनल आउटकम के आने तक में, चाहे कंपाइलेशन के दौरान, कलेक्शन के दौरान, एनालिसिस के दौरान, कोई भी गलती अगर हो रही है, वहां पे एरर हो सकती है, ह्यूमन एरर पॉसिबल है और होती ही है हर स्टडी में, तो उसको कहा जाता है सिस्टमेटिक एरर। तो क्या कहा जाता है? सिस्टमेटिक एरर। उसी का दूसरा नाम जो है बायस। अब ये वो वाला बायस नहीं है, जेंडर बायस, रेस या रेसिज्म वाला, ये वाला बायस नहीं है। इसको सिस्टमेटिक एरर, इसको बायस का नाम दिया गया। अब है क्या इसकी डिफिनेशन? यही है, सिस्टमेटिक एरर इन एन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी अकरिंग ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन, कंपाइलेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यानी हमने डेटा कलेक्ट कर रहे थे तब कोई एरर हो गई, कंपाइल कर रहे थे जब उसको एनालाइज कर रहे थे, या इंटरप्रिटेशन के बाद उसका फाइनल आउटकम जब निकलना था, इस दौरान अगर कोई भी एरर हो रही तो उसको हम सिस्टमेटिक एरर या बायस कहते हैं। बेसिक जो होते हैं बायस, वो तीन तरीके के होते हैं। जो बायसेस होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। एक तो होता है सब्जेक्ट बायस। यानी सब्जेक्ट बायस का मतलब जो सैंपल साइज में जो हमारे सैंपल वाले इंडिविजुअल्स हैं, है ना, सब्जेक्ट्स जिनको हम कहते हैं, उनके जरिए अगर कोई एरर आ रही है स्टडी में, तो उसको हम सब्जेक्ट बायस कहते हैं, यानी एरर इंट्रोड्यूस्ड बाय सब्जेक्ट्स। यहाँ पे एक चीज और है कि जो सब्जेक्ट बायस है, इसको दो और फर्दर कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक तो कहा गया कि अटेंशन बायस, ये जो थे सब्जेक्ट बायस, ये एक अटेंशन बायस, अटेंशन बाय। इसका दूसरा नाम है, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है, हाथॉर्न इफेक्ट। हाथॉर्न इफेक्ट इसको कहते हैं, HAWTHORNE, हाथॉर्न इफेक्ट। अटेंशन बायस, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये जो स्टडी सब्जेक्ट हैं, वो जानबूझकर सिस्टमेटिकली अपने बिहेवियर को वो अल्टर करते रहेंगे। जब उन्हें पता लग जाएगा कि हाँ, उन्हें किसी कंडीशन में ऑब्जर्व किया जा रहा है, कोई आउटकम जानने के लिए उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, तो वो जानबूझ के अपने आप को बहुत शरीफ बना लेंगे इन जनरल सेंस। हाँ, वो अपने जो बिहेवियर है उसको अल्टर कर लेते हैं। तो इसलिए उसको कहा गया अटेंशन बायस। जैसे उन्हें पता चलेगा कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है, आपने कोई ड्रग दे रहे हैं मान लीजिए, और बता दिया कि देखो हम तुम्हें फला बीमारी के लिए ये दवा दे रहे हैं, हम तुम्हें देखेंगे। तो अब वो बंदा, मान लीजिए हम उसको सीओपीडी के लिए कोई ड्रग दे रहे थे और वो स्मोकर था, और वो कहेगा साहब मैंने स्मोकिंग छोड़ी, आपके सामने कभी वो स्मोकिंग करेगा ही नहीं करेगा। या और दूसरी कंडीशन है, मान लीजिए अल्कोहल एडिक्ट था, अल्कोहल ले रहा था, वो आएगा, उसने अल्कोहल छोड़ दिया, वो बताएगा कि अब उसने अल्कोहल छोड़ दिया है। या और भी दूसरी जो उसकी हैबिट थी, वो ये कह सकता है। और जो लोग हॉस्पिटल में रहे होंगे, खासतौर से जब हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, तो हमें अलग बताएगा, और जैसे ही कंसल्टेंट आता है तो फिर उसके 3-4 सिम्टम और शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या, ये अटेंशन पाई ऐसी है। जैसे उसे उसे पता चल जाएगा कि हाँ अब कोई उसे एनालाइज करने वाला है, तो वो और खुल के और दूसरी चीजें बताने लगता है, और जो स्पेसिफिक होती है अक्सर उन चीजों को छुपा ले जाता है, नई नई अपने से कहानी बना लेता है। तो इसको कहा जाता है अटेंशन बायस। ठीक, ये तो था हाथार्न इफेक्ट। सेकंड जो होता है रिकॉल बायस, इसी का ये सब टाइप है, सब्जेक्ट बायस का। अब रिकॉल मतलब पास्ट मेमोरी उसकी। रिकॉल का मतलब क्या हुआ
कि उसकी पास्ट मेमोरी। अब मान लीजिए इससे हम पूछेंगे पेशेंट की, ये बताओ तुमने कभी एटीटी ली है? एटीटी का मतलब ये है, कभी तुम्हें कोई बहुत लंबा इलाज चला है? या अगर टू बी मोर स्पेसिफिक हम पूछ ही देते हैं कभी कभी, टीबी का इलाज चला है या नहीं चला है? तो अगर उसे चला होगा तो उसे याद होगा, उसे चला होगा तो उसे जरूर याद होगा कि हाँ साहब 15 साल पहले उसे 6 महीने के लिए या 9 महीने के लिए 12 महीने के लिए उसे इलाज चला था। अब फेफड़ों की टीबी थी, आंतों की टीबी थी, वो अलग बात है। तो वो रिकॉल मतलब उनको जो स्पेसिफिकली जिनको एक्सपोजर हो चुका होगा उस चीज का, उन्हें आसानी के साथ वो चीजें याद रहती है। और जिन्हें एक्सपोजर नहीं है वो बस ऐसे टाल मटोल में, हाँ पता नहीं, हो सकता है, मुझे याद नहीं है। तो इस तरह दोनों कंडीशन यहाँ पे होती है। ये माना जाता है कि जिनको असल में एक्सपोजर हो चुका है उन्हें बेहतर तरीके से अपना पास्ट याद रहता है, जो उनको ट्रीटमेंट हिस्ट्री है या दूसरी हिस्ट्री है। और जो दूसरे लोग हैं उन्हें नहीं याद रहेगा, तो इसको कहा जाता है रिकॉल बायस। फिर दूसरा आता है इन्वेस्टिगेटर बायस। सपोज दैट मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ और मुझे अच्छा रिजल्ट लेके आना है। अब मेरा टॉपिक है प्री डायबिटीज, मेरा टॉपिक है प्री डायबिटीज। उसकी रेंज फास्टिंग की क्या है? 110 to 126, इतना हमने ले लिया। हमने इसकी ये फास्टिंग रेंज मान लीजिए ले ली, 110 to 126। अब इसमें क्या, और जो अमेरिकन एडीए की है वो 100 से ही शुरू हो जाती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए किसी की 112 आ रही है, इसको हम अपने किस में लेंगे? डिजीज वाले ग्रुप में, जो हमारा इंटरवेंशन ग्रुप है। और किसी की 125 आ रही है, 120 आ रही है, इसको हम कंट्रोल ग्रुप में भेज देंगे, जाओ भाई तुम। तो ये क्या हुआ, ये इन्वेस्टिगेटर बायस। मैं जानबूझ के ऐसे सैंपल्स को अपने इंटरवेंशन में ले रहा हूँ जो बहुत लोअर लिमिट के बहुत करीब है। इसको अगर मैंने सिर्फ बिना इंटरवेंशन के सिर्फ इसका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करा दिया तो हो सकता है इसकी फास्टिंग जो है वो 195 तक ऐसे ही आ जाए। तो इसको कहा जाता है इन्वेस्टिगेटर बायस। जानबूझ के मैं ऐसे पेशेंट्स को इनरोल कर रहा हूँ जो एकदम लोअर लिमिट पे हैं। तो इससे भी जो स्टडी आउटकम तो बहुत अच्छा आ जाएगा, लेकिन हो सकता है जो ड्रग का एक्चुअल रिजल्ट है वो ना आए। फिर लास्ट में आता है इन्वेस्टिगेटर बायस, इन्वेस्ट सॉरी एनालाइजर बायस। एनालाइजर बायस का मतलब जो एनालिसिस कर रहा है डेटा की, वहां से अगर कोई गलती हो रही है उससे, तो इसको भी जो हमारा आउटकम है उसमें कोई ना कोई फॉल्ट हो जाएगा। हो सकता है आउटकम बहुत अच्छा आ जाए या आउटकम बहुत खराब आ जाए उस पूरी स्टडी का। तो ये बेसिक 3 टाइप के बायस होते हैं जिनको हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। अब एक बहुत ही स्पेशल टाइप का है जिसको अक्सर नाम दिया जाता है, और एक आध मरतबा क्वेश्चन में शायद आया भी हुआ है। बर्कसोनियन बायस, ये क्या होता है? इसको दूसरा नाम जो दिया गया वो एडमिशन रेट बायस। अब मान लीजिए जिस हॉस्पिटल से हमें केस और कंट्रोल लेने थे, बर्सोनियन बायस कहते हैं एडमिशन रेट बायस को। जिस हॉस्पिटल से हमें केसेस और कंट्रोल्स को लेना था, अब हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत अल्टर कर रहे हैं। जो केस था उसको दूसरी डिजीज थी और उसके कॉम्प्लिकेशन भी दूसरे थे, और जो कंट्रोल था उसमें दूसरी डिजीज, कॉम्प्लिकेशन उसके एकदम अलग हो सकते हैं। और जो कंट्रोल्स हैं उसको लेस सीवियरिटी की डिजीज थी, वो जल्दी से उसका डिस्चार्ज हो गया। तो जो एडमिशन रेट की वजह से जो बायस आता है उसको कहा जाता है बर्कसोनियन बायस, यानी ड्यू टू बायसेस ड्यू टू हॉस्पिटल केसेस एंड कंट्रोल्स जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो, इनको कहा जाता है बर्कसोनियन बायस। अब यहाँ पे एक तीसरा टर्म, अब हमने नोन अननोन कंफाउंडिंग फैक्टर्स की बहुत बात की थी। कंफाउंडिंग के माने ये होता है कि कोई भी ऐसा फैक्टर जो एक्सपोजर और आउटकम दोनों से एसोसिएट कर रहा हो, दोनों के वक्त पाया जा रहा हो, और इसका जो अलग से एक इफेक्ट पड़ जाए काजेशन ऑफ आउटकम। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, अब मान लीजिए स्मोकिंग की बात हम लोग कर रहे थे, या सैनिटेशन की बात कर रहे थे, सैनिटेशन की बात कर रहे थे। अब अगर जाहिर सी बात है एक्सपोजर में भी रहेगा आउटकम। किसी पर्सन को मान लीजिए वो ना पुअर सैनिटेशन वाले इलाके में रह रहा है, स्लम में रह रहा है, तो जब डिजीज का एक्सपोजर हुआ तब भी वो स्लम में रह रहा था, आउटकम निकलेगा तब भी वो स्लम में रह रहा था। लेकिन इससे जो होता है, अगर हमने इसको जो ये फैक्टर था इसको रिमूव ना किया, तो शायद जो हमारा रिजल्ट एक्चुअल आना था उससे कहीं अपोजिट दूसरा रिजल्ट आ सकता है।
मान लीजिए वहाँ पे कोई और डिजीज प्रिवेलेंट थी, सेकेंडरी इन्फेक्शन उसको हो गया, तो इन दैट कंडीशन उसको एक अलग नई तरीके की बीमारी आ सकती है और एक नया रिजल्ट सामने आ सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि कोई ऐसा फैक्टर जो एक्सपोजर और आउटकम दोनों में पाया जाए और उसका एक अपने से वो इंडिपेंडेंटली एक अलग काज पैदा कर सकता है आउटकम में, उसको हमने कंफाउंडिंग का नाम दे दिया। अब इसमें एक्सपोजर और आउटकम से रिलेटेड ये एज भी एक कंफाउंडिंग फैक्टर है, जेंडर भी एक कंफाउंडिंग फैक्टर। जेंडर में क्या है, मेल्स को बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिसमें सिर्फ मेल स्पेसिफिक डिजीजेज होती हैं, फीमेल स्पेसिफिक डिजीजेज होती हैं अलग अलग। अब आप एक दूसरे के अगर कंट्रोल ले लेंगे मेल और फीमेल को तो आउटकम बिल्कुल अलग हो जाएगा, सही रिजल्ट आ ही नहीं सकता। अब मान लीजिए कोई एडल्ट था, उसका कंट्रोल हमने कोई यंगर एज ग्रुप का और ले लिया, चिल्ड्रन एज ग्रुप का जो होता है, तो वहां पे एकदम अलग तस्वीर बन जाएगी। तो इनको कहा जाता है कंफाउंडिंग। अब कंफाउंडिंग दोनों होती है, नोन और अननोन। तो नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, रैंडमाइजेशन करते हैं। मैचिंग। 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 देखिए मैचिंग में क्या होता है, मैंने उस दिन बहुत स्पेसिफिक करके पढ़ाया था जब केस कंट्रोल स्टडी हम लोग पढ़ रहे थे, कि मैचिंग जो होती है वो केस कंट्रोल स्टडी में ज़्यादातर की जाती है। किस लिए, टू रिमूव नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर्स। सिर्फ नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर्स की जब बात आएगी तो वो मैचिंग के जरिए किया जाता है। और जहाँ पे नोन और अननोन, अब यहाँ पे आप रैंडमाइजेशन करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मैचिंग क्यों करते हैं, मतलब हम मैच के माने क्या होता है, अगर हम अपने लैंग्वेज में कहें मिलाना, एक दूसरे से कंपेयर करना। कंपेयर कब करेंगे, जब दोनों हमारे सामने मौजूद होंगे। तो हमने क्या किया, एज हमारे सामने थी, एज वाले दोनों एज ग्रुप वाले हमारे सामने थे, जेंडर हमारे सामने था, हाँ, बिल्ट हमारे सामने थी, हाँ? तो ये सब चीजें क्या है, ये नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर्स है ना, एज है, जेंडर है, उसकी बिल्ट है, अपीयरेंस जो है, वो क्या है, वो नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर। अब वो स्मोकर है नहीं है हमें नहीं पता, वो अल्कोहल ले रहा है नहीं ले रहा है हमें नहीं पता, अब उसकी फैमिली में 2 लोग हैं या 5 लोग, जब तक वो हमें बताएगा नहीं हमें पता नहीं, हो सकता है वो झूठ बोल दे। तो वो जो फैक्टर्स होते हैं वो अननोन होते हैं, वो क्या होते हैं, वो अननोन कंफाउंडिंग फैक्टर्स होते हैं। तो अब अगर दोनों को हमें मैच कराना है तो हम रैंडमाइजेशन कर देंगे, हमें नहीं पता कौन किस ग्रुप में जाएगा। अब वो रैंडम नंबर टेबल हो, लॉटरी मेथड हो, कंप्यूटर जनरेटेड हो, जैसे भी हो, तो हमने उसको रैंडमाइज कर दिया नोन और अननोन दोनों तरीके से। तो इसको इसीलिए रैंडमाइजेशन को हार्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल भी कहा जाता है। लेकिन जहाँ पे सिर्फ नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर की बात आएगी तो वहाँ पे आप मैचिंग कराइएगा, वहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो मैचिंग पे लगना चाहिए, और अननोन और नोन दोनों के लिए रैंडमाइजेशन पे। अब इसके वही है जो अभी इस लाइन में है, सब वही है। इट इज फाउंड अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द स्टडी एंड कंट्रोल ग्रुप, दोनों तरफ होता है, और एक्सपोजर और आउटकम दोनों से इसका एसोसिएशन होता है, और खुद से इसका एक ये इंडिपेंडेंट इफेक्ट डाल देता है जो आउटकम है उस पर। तो ये एक अलग से रिस्क फैक्टर भी बन जाता है। मैंने यंगर एज ग्रुप और ओल्डर एज ग्रुप का एग्जांपल दिया था, ओल्डर एज ग्रुप का बिल्कुल अलग सिनेरियो है, यंगर एज ग्रुप का अलग सिनेरियो है ना। तो कंफाउंडिंग के लिए 2 चीज़ें हमें सिर्फ जाननी थी कि रेंडमाइजेशन से हम नोन और अननोन दोनों तरीके के कंफाउंडिंग फैक्टर्स को एलिमिनेट करेंगे, और अगर सिर्फ नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर को एलिमिनेट करना है तो हम मैचिंग कराएंगे। बस ये 2 लाइन याद करनी है। इसके बाद आइए हेल्थ।